हम बात करने जा रहे हैं ऐसे यंगस्टर्स के हवाले से जो अपना रंग गोरा करने के लिए ऐसी क्रीम्स का इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर स्टीरॉइड्स होते हैं, जिसके अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया जाता है जो कि कैंसर का बाइस बन सकते हैं और हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं। आजकल आप ये देखें, स्पेशली अगर हम एशियाई कंट्रीज़ की बात करें और पाकिस्तान और इंडिया की बात करें, तो यहाँ पर खूबसूरती का मयार गोरा रंग को समझा जाता है। हालांकि ऐसा नहीं होता, बाज़ औक़ात होता ऐसे है कि बहुत गोरे रंग के लोग भी जो है वो इतने अट्रैक्टिव नहीं होते, खूबसूरत नहीं लग रहे होते, और बाज़ औक़ात सांवली रंगत में भी इंसान बहुत ज़्यादा खिल उठता है। सो इट्स ऑल अबाउट हाउ यू कैरी योर सेल्फ। आपकी पर्सनैलिटी किस तरह की, आप कितने ग्रूम्ड हैं, ये चीज़ें प्रायोरिटी पर होती हैं। और उसके बाद सेकेंडरी चीज़ें, अगर आपका रंग गोरा है, सो आई थिंक इट्स समथिंग वेरी मच गॉड गिफ्टेड। बट हमारे यहाँ पर लोग जो हैं, ख़वातीन जो हैं, वो रंग गोरा करने के लिए ऐसी क्रीम्स का इस्तेमाल करते हैं जो अल्टीमेटली स्किन के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। सो इसी पर ही आज हमने बात करनी है। आई एम हैविंग इन माई शो स्किन स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर शहबाज। शहबाज साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस टुडे। सो जब हम रंग गोरा करने वाली क्रीम्स की बात करते हैं, इसके इस्तेमाल से स्किन को किस किस्म का नुकसान जो है वो हो सकता है? थैंक यू सो मच मैडम। ये देखें, जो वाइटनिंग क्रीम्स जो यूज़ करते हैं उनमें ज़्यादातर जो वाइटनिंग के लिए एजेंट्स यूज़ होते हैं उनमें सर फहरिस्त जो आता है वो आता है स्टीरॉयड। स्टीरॉयड के बहुत लंबी लिस्ट है साइड इफ़ेक्ट्स की। उसमें अगर शुरू हो जाएं स्किन थिनिंग, यानी कि स्किन पहले फेस की जो होती है वो थिन होती है, वो और ज़्यादा थिन हो जाती है। उसके अलावा जो है ब्लड वेसल जो होती हैं, जिनको कैपिलरीज कहा जाता है, सबसे छोटे साइज़ की जो होती हैं, वो आपकी विजिबल होना शुरू हो जाती हैं। जब वो हमारे फेस पे विजिबल होती हैं तो हमें नीचे से ऐसे ऐसे लगता है, रेड रेड से जो है ना, धागे धागे से नज़र आना शुरू हो जाता है। और उसके अलावा ये होता है कि पहले तो 1 वीक या 2 वीक हमें वाइटनिंग का उसका इफ़ेक्ट आता है, लेकिन उसके बाद से जो है वो रेडनेस एक तो नीचे डायलेटेड कैपिलरीज की वजह से आना शुरू हो जाती है, दूसरा ये कि उसके साथ साथ येलोइश टिंज आना शुरू हो जाता है स्किन में। फिर ये जब स्टेज गुजरती है स्किन थिनिंग की और नीचे जो वास्कुलर जो प्रोमिनेंस होती है, उसके अलावा फिर एडिड बैक्टीरियल इन्फेक्शंस आ जाते हैं, फंगल इन्फेक्शंस आ जाते हैं। वो इस वजह से आते हैं चूँकि स्टीरॉयड जो हम अप्लाई कर रहे होते हैं उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो इम्यूनोसुप्रेशन होती है, जब इम्यूनोसुप्रेशन होती है, हमारा मुदाफ़ती निज़ाम जो है वो सुप्रेस हो जाता है, तो उसके बाद मुख्तलिफ बैक्टीरिया और वायरसेस और फंगाई आके उधर अटैक करते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है कि एक्नी निकलना शुरू हो जाती है, जो कि बैक्टीरियल भी हो सकती है, फंगल भी हो सकती है। और उसके अलावा मल्टीपल और तरह के इन्फेक्शंस आते हैं, इवन के सेलुलाइटिस भी हो जाता है, जिसमें बाज़ का स्किन डेड हो जाती है और वो पूरे का पूरा पैच रिमूव करना पड़ता है। इसके अलावा फिर जो इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो बॉडी पे भी आते हैं, फेयरनेस के अलावा, ये फेस के अलावा, क्योंकि वो जो स्टीरॉयड हम लोग अप्लाई कर रहे होते हैं वो पोटेंट स्टीरॉयड्स होते हैं, तो वो उनका लॉन्ग टर्म जो यूज़ होता है, उनकी सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन भी होती है, खून में भी वो जज़ब हो रहे होते हैं। जब खून में जज़ब होते हैं तो फुल बॉडी पे उनका रिस्पॉन्स ज़रूर आता है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। उसकी वजह से बॉडी जो है बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा वेट गेन हो जाता है, स्ट्राया बनते हैं बॉडी पे। स्ट्राया का मतलब होता है जिनको स्ट्रेच मार्क्स कहते हैं, बाजुओं पे, टांगों पे और हिप्स वगैरह पे, यहाँ पे बनते हैं स्ट्रेच मार्क्स। और फिर अगर ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो जाए उसकी वजह से हेयर लॉस भी शुरू हो जाता है। फिर बाज़ औक़ात इवन के हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस भी आते हैं। सबसे कॉमनली जो यूज़ किया जाता है दैट इज़ अ स्टेरॉयड। उसके बाद जो यूज़ होता है उसमें हैवी मेटल्स होती हैं, जिसमें ख़ास तौर पे मरकरी यूज़ होता है, और मरकरी की थोड़ी सी भी जो मिकदार होती है अगर हमारे खून में ज़्यादा हो जाए तो हमारे लीवर को भी नुकसान पहुंचाती है और किडनीज़ को भी नुकसान पहुंचाती है। तो इस वजह से देखा जाए तो ये दोनों जो इंग्रेडिएंट्स हैं, वेदर दे आर स्टीरॉयड और दे आर हैवी मेटल्स, तो ये किसी ना किसी तरह आपकी बॉडी को नुकसान पहुँचा रहे होते हैं। उसकी वजह से अल्टीमेटली हम लोग अपना फ़ायदा करने की बजाय नुकसान की तरफ जा रहे हैं। थर्डली जो चीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ होती है वाइटनिंग क्रीम्स में, मैं नेम नहीं लूँगा, बहुत जो रिनाउंड ब्रांड्स हैं जो कि पूरे पाकिस्तान में ही मशहूर हैं, उनमें ज़्यादातर वो यूज़ कर देते हैं हाइड्रोक्विनोन। हाइड्रोक्विनोन जो है वो वाइटनिंग के लिए
एक्चुअली रिकमेंडेड तो है, लेकिन उसकी डोजेज है एक, और उसका इफ़ेक्ट जो है दैट इज़ वाइटनिंग, लेकिन उसका साइड इफ़ेक्ट जो है वो ये भी करता है कि उसके साथ वो हाइपर पिगमेंटेशन भी कर देता है। इवन कि अगर आप उसका प्रोलॉन्ग यूज़ करते हैं, उसको हम ऊक्रोनोसिस कहते हैं, हाइड्रोक्विनोन का अगर आप लॉन्ग टर्म यूज़ करते हैं तो वाइटनिंग के बजाय वो रंग काला करना शुरू कर देता है। तो इस वजह से कौन सी क्रीम आपको सूट करती है, कौन सा आपको इंग्रेडिएंट सूट करता है, दैट डिपेंड्स ऑन योर स्किन एज वेल एज योर ट्रीटिंग कंसल्टेंट। अगर आपका ट्रीटिंग कंसल्टेंट आपको देख रहा है कि आपकी स्किन में सिंपल आपको मिलाजमा है, तो वो आपको उसके मुताबिक ट्रीट करेगा कि आपको हाइड्रोक्विनोन चाहिए, या आपको कोजिक एसिड चाहिए, या ग्लाइकोलिक एसिड चाहिए, विटामिन सी चाहिए, या नियासिनामाइड चाहिए। ये जितने भी मैंने इंग्रेडिएंट्स का नाम दिया, ये मोस्टली ये वाइटनिंग में यूज़ होते हैं। और बाज़ औक़ात हमें ये होता है कि जो कि पेशेंट जो हैं वो लॉन्ग टर्म यूज़ करके आए होते हैं स्टीरॉइड्स, फिर हमें उनको टेपर करना पड़ता है। हम पोटेंट से लेस पोटेंट की तरफ जाते हैं, फिर हम माइल्ड की तरफ जाते हैं। इस तरह हम लोग उसको एक शेड्यूल बनाते हैं उसका स्टीरॉइड्स का, उनको टेपर करते हैं। जब उनके साइड इफ़ेक्ट्स कम हो जाते हैं, फिर हम लोग जो है वाइटनिंग की तरफ जाते हैं। इसके अलावा मल्टीपल और भी ऑप्शंस हैं वाइटनिंग के लिए, जिसमें नहीं, मैं ऑप्शंस की तरफ तो हम बाद में आएंगे। पहले तो हम नुकसानात, आपने कहा कि स्किन बहुत ज़्यादा थिन हो जाती है, आपकी जो कैपिलरीज हैं वो प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाती हैं। इसके साथ साथ कुछ रिसर्चर्स ऐसी भी हैं जो कहती हैं कि इससे स्किन कैंसर भी हो सकता है। जो लोग बहुत ज़्यादा ऐसी क्रीम्स का इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर स्टीरॉइड्स होते हैं और अल्टीमेटली उनका पर्पस ये होता है कि आपको गोरा करना है। सो इज़ इट सो, ये रिसर्च कितनी वैलिड है कि आपको स्किन कैंसर और इस किस्म के मुज़र जो हैं मुज़र सेहत चीज़ें जो हैं वो लाहक हो सकती हैं? जी, बहुत अच्छा पॉइंट आपने नोट डाउन किया कि कैंसर जो है जब भी थिनिंग ऑफ स्किन होती है और नीचे से कैपिलरीज आती हैं ना, तो सन एक्सपोजर की वजह से स्किन डैमेज जो होता है बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, और उसकी वजह से जो कैंसरस लीजन्स होते हैं उनकी जो प्रेवलेंस है वो भी बढ़ जाती है। एग्जैक्टली उसमें बेजल सेल कार्सिनोमा बहुत वो कॉमनली नोट किया गया है। इसके अलावा जो स्किन का सबसे डेंजरस जो कैंसर है जिसको मेलानोमा कहते हैं, उसका इंसिडेंस 100 फोल्ड्स बढ़ जाता है। और इसके अलावा जो दूसरे कैंसर्स हैं जैसे स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, उसका भी वो जो है इंसिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन वो अगर आपका प्रोलॉन्ग यूज़ है और आपकी स्किन जो है वो डैमेज हो गई है, तो अल्टीमेटली आप इसी चीज़ में लैंड करते हैं कि आपको कैंसर का जो है वो रिस्क जो है बहुत बढ़ जाता है। अच्छा, इस सब के साथ साथ ये क्रीम्स, इनका इस्तेमाल कितने अरसे तक किया जाता रहे तो ये स्किन के लिए हार्मफुल साबित हो सकती है? क्या कोई ऐसी क्रीम्स भी हैं कि उनमें स्टीरॉइड्स भी होते हैं, मुज़र इंग्रेडिएंट्स भी होते हैं, बट आप उनको अगर इफ़ यू यूज़ इट फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम देन योर स्किन रिमेन्स वेरी मच फाइन, बट अगर आप उनका इस्तेमाल प्रोलॉन्ग कर देते हैं तब प्रॉब्लम्स होती हैं? क्या ऐसा भी होता है? डिपेंड्स कि कौन सी जो है क्रीम में कौन सा इंग्रेडिएंट यूज़ किया गया है। अगर फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा बहुत ज़्यादा पोटेंट स्टीरॉइड जैसे क्लोबिटासोल, जो आमतौर पे ये डर्मोवेट या क्लोबीवेट ऑइंटमेंट या क्रीम में आता है, ज़्यादातर लोग वही यूज़ करते हैं। जितने भी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं वो मिक्स क्रीमें बनाते हैं और उसमें वो ज़्यादातर डर्मोवेट या क्लोबीवेट यूज़ करते हैं। अगर तो पोटेंट स्टीरॉइड यूज़ किया है तो इसका तो 2 वीक्स या 3 वीक्स के बाद ही जो है वो साइड इफ़ेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर बहुत ही माइल्ड स्टीरॉइड जिस तरह हाइड्रोकॉर्टिसोन वगैरह यूज़ किया गया है, तो वो हो सकता है कि वो आपकी स्किन को 1 मंथ तक या 1.5 महीने तक कुछ ना कहे, लेकिन उसके बाद अल्टीमेटली उसके भी साइड इफेक्ट्स आते हैं। अच्छा देखिए, जो लोग अपना रंग गोरा करते हैं बाय यूजिंग सच काइंड ऑफ क्रीम्स, उनका रंग क्या वाकई गोरा होता है? और अगर होता है तो उसका टाइम ड्यूरेशन कितना होता है, कितने अरसे तक के लिए होता है? क्योंकि व्हाट आई हैव ऑलवेज हर्ड कि आप जब तक इन क्रीम्स को इस्तेमाल करते हैं तब तक आपको बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट्स मिलते हैं। वंस यू स्टॉप यूजिंग सच क्रीम्स तो आपकी रंगत पहले से भी ख़राब हो जाती है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। देखें, जैसे स्टीरॉयड जो है वो अप्लाई करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, उसका इफ़ेक्ट क्या होता है। असल में स्टीरॉयड ये करता है कि आपकी जो खून की नालियाँ होती हैं उनको वो करता है, कंस्ट्रिक्ट करता है। वो कंस्ट्रिक्शन की वजह से हमारी स्किन को खून की सप्लाई कम मिलती है, जिसकी वजह से एक वाइटनिंग इफ़ेक्ट आता है। तो वो वाइटनिंग इफ़ेक्ट जो है दैट लास्ट फॉर कपल ऑफ डेज, 2 हफ्ते 3 हफ्ते, हार्डली इतना रहता है। जैसे मैंने कहा क्लोबिटासोल अगर आप 2 हफ्ते से ज़्यादा यूज़ करें तो उसके बाद उसके साइड इफ़ेक्ट्स आना शुरू होते हैं। तो पेशेंट्स बाज़ औक़ात ये करते हैं, वो किसी फंक्शन से हफ्ता पहले अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, फिर वो छोड़ देते हैं,
फिर जैसे कोई फंक्शन आता है तो उससे पहले हफ्ता, तो उनकी स्किन इस वजह से इतनी ज़्यादा डैमेज नहीं होती। लेकिन अगर वो प्रोलॉन्ग यूज़ करेंगे 3 वीक्स और 4 वीक्स, तो एग्जैक्टली उनको जो है फिर साइड इफ़ेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर वो जो है इनसे अपनी स्किन को बचाते हैं तो ज़ाहिर सी बात है कि उनकी स्किन जो है वो ज़्यादा अरसे के लिए फिर वो ठीक रह सकती है। अच्छा, इस सब के साथ साथ क्या कोई नेचुरली तरीका ऐसा हो सकता है जिसके ज़रिए आप नेचुरली अपनी रंगत जो है वो निखार सकते हैं, गोरा बना सकते हैं ख़ुद को? कोई नेचुरल रेमेडीज़ ऐसी वेज़ हैं? मैडम बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है। देखें, जो इंटरनल ब्यूटी होती है उसके साथ साथ अगर आपकी फेयरनेस भी आपके फेस पे डिपिक्ट हो तो उससे बेहतर तो कोई चीज़ नहीं होती। तो ये है कि एक तो सबसे ज़्यादा हमारा खाने पे फोकस होना चाहिए। खाने में जैसे हमने पिछली दफ़ा भी बात की थी कि विटामिन सी का इंटेक बहुत ज़रूरी है। हम लोग फ्रूट्स की तरफ जो है वो बहुत कम हम लोग जाते हैं। हम लोग ज़्यादातर अपना जो मील का हमारा जो पोर्शन होता है वो जंक से होता है या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह से होता है, और ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं आयरन की एब्जॉर्प्शन को भी कम करती हैं और विटामिन सी को भी कम करती हैं। देख लें, हमारे जो 90% पेशेंट्स आते हैं जो मिलाजमा के साथ, छाइयों के साथ आते हैं, उनके आयरन की इतनी ज़्यादा कमी होती है कि उनका HB जो होता है दैट इज़ अराउंड 8 और 9, जिसका जो लेवल है 13-14 होना चाहिए। जब 8 और 9 है, आप ऊपर से जो मर्जी क्रीम लगा लें, जो मर्जी आप जो है वो टोट का इस्तेमाल कर लें, आप इंटरनली जब तक ठीक नहीं है, HB आपका ठीक नहीं है, तो आपके फेस पे वो ग्लो नहीं आ सकती। इसके अलावा जैसे आपने कहा कि कोई रेमेडीज़, होम रेमेडीज़ वगैरह, उसमें मल्टीपल चीज़ें हैं। जैसे लोग जो है वो मास्क बनाते हैं, ये टर्मेरिक का बना लेते हैं। फिर इसके अलावा पिछले ज़मानों में जैसे यूज़ होता था, दूध नहाने के लिए यूज़ होता था, क्योंकि मिल्क के अंदर एक वाइटनिंग एजेंट पाया जाता है, लैक्टिक एसिड, जिसकी वजह से वाइटनिंग बॉडी में आती है। इवन के ये जो हमारे मुगलिया, अगर हम मुगलिया ख़ानदान की जो मूवीज़ वगैरह देखें उनमें भी वो लोग यूज़ करते थे। फिर इसके अलावा जो टमाटर है उसमें भी एसिड पाया जाता है, उसका बाज़ लोग जो हैं पेस्ट बना के लगाते हैं फेस पे। तो ये डिफरेंट जो होम रेमेडीज़ हैं, ये इनका इफ़ेक्ट आता तो है, ज़ाहिर सी बात है, लेकिन इंटरनली आप लोगों को खाने की तरफ भी तवज्जो के लिए जो है ना, इंटरनली हमारी खुराक के अंदर क्या क्या चीज़ें ऐसी शामिल होनी चाहिए जो हमारी स्किन हेल्थ के लिए, स्किन मेंटेनेंस के लिए दे प्ले अ वेरी वाइटल रोल? जी, उसके लिए जैसे हमने कहा कि फ्रूट्स पे हमें बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, जो कि फ्रूट्स जो हैं उनमें विटामिन सी के अलावा फ्लेवोनॉइड्स वगैरह और दूसरे एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं। इवन के जो हम लोग ग्लूटाथायोन की तरफ भागते हैं, अगर हम लोग अपना फूड का जो है वो रेशो इम्प्रूव कर लें, फ्रूट्स की तरफ हम लोग ज़्यादा जाएं, हम लोग ज़्यादा सैलड की तरफ जाएं, ख़ास तौर पे उसमें कुकम्बर वगैरह आ जाती है, या उसमें जो है दूसरा ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आ जाती हैं, उनका हम जो है स्मूदीज़ बना के पी लें, तो ये सारी की सारी चीज़ों में फ्लेवोनॉइड्स भी हैं जो कि बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, और ग्लूटाथायोन भी इनमें है और विटामिन सी भी है। तो ये सारे जो हैं एंटी एजिंग हैं, एंटी एजिंग का भी काम करते हैं और ये पिगमेंटेशन को भी कंट्रोल करते हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें हम लोग अपनी उसमें डाइट में इनकॉर्पोरेट करेंगे तो अल्टीमेटली ये हमारे फेस पे भी नज़र आएगा, हमारी बॉडी पे भी नज़र आएगा। अच्छा, इस सब के साथ साथ देखें, ये तो आपने नेचुरली जो वेज हो गए रंग गोरा करने के वो बता दिए, और इसके साथ साथ कोई भी इंसान अगर क्रीम्स का इस्तेमाल करे तो वो थोड़े से हार्मफुल साइड पर चले जाते हैं। आजकल मार्केट में सीरम्स दे आर रेडिली अवेलेबल, उसमें रेटिनॉल्स भी हैं, उसमें हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड सीरम्स भी हैं। बहुत से ऐसे सीरम्स होते हैं जो वाइटनिंग सीरम्स होते हैं। वाइटनिंग सीरम्स की अगर हम बात करें, उनका कितना रोल होता है और क्या वो भी हमारी स्किन के लिए नुकसानदेह होते हैं, या कुछ वाइटनिंग सीरम्स ऐसे भी हैं जिनके इस्तेमाल से आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी और ना सिर्फ अच्छी होगी, रंग भी गोरा हो जाएगा? जी बिल्कुल ऐसा है कि जैसे हम लोग विटामिन सी सीरम को वाइटनिंग के लिए यूज़ करते हैं, नियासिनामाइड को यूज़ करते हैं, तो हम लोग इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं अनटिल अनलेस इनके अंदर, जैसे मैंने बताया, ना कोई स्टेरॉयड है, ना कोई इनके अंदर जो है वो हैवी मेटल है, तब हम इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आजकल इनके अंदर भी जो है इन चीज़ों की आमेज़िश आना शुरू हो गई है, जिसकी वजह से एग्जैक्टली ऊपर बोतल के पता नहीं क्या लिखा हुआ है, क्योंकि उसके लिए कोई हमारे पास ना कोई ऐसा इदारा है जो कि सर्टिफाई कर सके
कि ये जो हैं चीज़ें इसके अंदर हैं और ये नहीं हैं। अगर तो उनके अंदर हार्मफुल चीज़ें हैं, ग्लूटाथायोन के भी सीरम्स आते हैं, तो उनके अंदर अगर ये हार्मफुल चीज़ें हैं तो फिर अल्टीमेटली वो आपको नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन अगर आप लोग सेफर साइड पे घर पे यूज़ करना चाहते हैं विटामिन सी सीरम, नियासिनामाइड या रेटिनोल जो कि हाइलुरोनिक एसिड हाइलुरोनिक एसिड हैं, जो हो हाँ। गया, रेटिनोल हो गया, ये हम लोग एंटी एजिंग के लिए हम लोग अपनी उसमें जो स्किन रूटीन है उसमें यूज़ कर सकते हैं। और ये हमारी स्किन मेंटेनेंस के लिए, स्किन जी वाइटनिंग जी के जी, लिए ये बहुत अच्छा है। दे प्ले अ गुड जी जी रोल। जी बहुत अच्छा, अच्छा इस है। सब के साथ साथ व्हेन वी गो टुवर्ड्स द आर्टिफिशियल प्रोसीजर्स दैट आर अवेलेबल एट सम एस्थेटिक क्लिनिक्स, सो व्हाट आर दोज प्रोसीजर्स जिनके ज़रिए बाय यूजिंग और बाय हैविंग सच ट्रीटमेंट्स वी कैन हैव अ ग्लोई स्किन, वी कैन हैव अ वाइटनिंग इफेक्ट ऑन आवर स्किन? जी मैम ऐसा है कि जो आजकल बहुत ज़्यादा इन फैशन है ये वाइटनिंग ड्रिप्स वगैरह जो कि कलर के लिए भी और फेयरनेस के लिए भी यूज़ होती हैं, उसका एक्चुअल इंग्रेडिएंट जो है दैट इज़ ग्लूटाथायोन। तो ग्लूटाथायोन प्रीवियसली जो यूज़ होता था वो कीमोथेरेपी जो जिन पेशेंट्स पे, कैंसर के पेशेंट्स पे यूज़ होती थी, उनके साइड इफ़ेक्ट्स को कम करने के लिए यूज़ होता था ग्लूटाथायोन। चूँकि ग्लूटाथायोन हमारा लीवर भी प्रोड्यूस करता है, तो इस वजह से ये लीवर की प्रोटेक्शन के लिए और बॉडी की प्रोटेक्शन के लिए एज ए एंटीऑक्सीडेंट यूज़ होता था। तो उन्होंने देखा कि ये वाइटनिंग भी साथ साथ कॉज कर रहा है। तो आजकल हर क्लिनिक वाला ऑफ़र कर रहा है कि आप लोग जो हैं वो वाइटनिंग के इंजेक्शंस लगवा लें, जिसमें ग्लूटाथायोन जो है वो यूज़ कर रहे हैं, जिसकी हाई डोजेज है, जिसके इफ़ेक्ट्स हैं, गुड इफ़ेक्ट्स हैं, जो कि कार्डियक पेशेंट्स को भी अगर आप ग्लूटाथायोन दें तो उनके भी इवन के कार्डियक मसल्स में भी इसका अच्छा इफेक्ट है। लेकिन उसकी जो डोजेज हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है। लोग उसका जो है 75 ग्राम तक भी यूज़ कर रहे हैं, और उसकी जो डेली डोजेज है वो बहुत कम है, दैट इज़ 1 to 5 ग्राम्स डेली। और उसका फिर इसके अलावा साइड इफ़ेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं इस पे, लिवर पे प्लस किडनीज़ पे। तो इन चीज़ों से हमें जो है ना आपकी डॉक्टर से ये सारी चीज़ें बैठ के डिस्कस करना चाहिए कि ये जो वाइटनिंग इंजेक्शन हम लोग लगा रहे हैं इनके हमारे ऊपर कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं है। उससे पहले आपका वर्कअप होना चाहिए किडनीज़ का, लिवर का, उसके बाद जो है फिर ये आपको चीज़ें करवानी चाहिए। बाकी जो ट्रीटमेंट्स हैं जैसे PRP हो गया, फिर इसके अलावा जो है वो डिफरेंट मीज़ोथेरेपी सीरम्स आते हैं और माइक्रो नीडलिंग RFs हैं, उनके ऊपर तो प्रॉपर एक रिसर्च है, वो रिसर्च बेस हैं, तो उनका जो है वो इफ़ेक्ट्स वो लॉन्ग लास्टिंग भी हैं, एंटी एजिंग और वाइटनिंग के, उनके वो सारे के सारे वो तो बाकायदा उनके ऊपर रिसर्चेज हुई हैं, तो दे आर एस्टेब्लिश्ड। लेकिन वाइटनिंग इंजेक्शंस पे अभी तक FDA ने कोई क्लियरेंस नहीं दी। अच्छा, ये क्लियरेंस ना होने की क्या वजह है? इसका मतलब है इनके समहाउ नुकसानात हो सकते हैं जी बिल्कुल। दैट आर नॉट नोन येट, बट जी हो बिल्कुल। सकता है इन फ्यूचर मजीद रिसर्चर्स के बाद वाइटनिंग जितने भी इंजेक्शंस हैं उनके जो असरात हैं वो पता लगें। सो इसलिए FDA ने अभी तक जी इनको बिल्कुल। अप्रूव नहीं किया। जी बिल्कुल। अच्छा, इस सब के साथ साथ देखें हमारा लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए और हमें कौन सा ट्रीटमेंट कितने अरसे के बाद लेना चाहिए जो हमारी स्किन मेंटेनेंस के लिए, स्किन वाइटनिंग के लिए अच्छा है और एक लिमिटेड अमाउंट में है, जो कि ज़्यादा कॉस्टली भी ना हो। कौन से प्रोसीजर्स ऐसे हैं, साथ साथ हमारे लाइफस्टाइल के अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड होनी चाहिए जिसकी वजह से हमारी जो स्किन है वो बेहतर हो सकती है? जी इसमें जैसे आपने लाइफस्टाइल में कहा, लाइफस्टाइल में एक तो अच्छा खाना, फिर उसके अलावा एक्सरसाइज डेली, और इसके अलावा अगर प्रोसीजर्स की तरफ जाएं तो प्रोसीजर्स में हम लोग अपनी रूटीन में अगर कोई बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव और जो कम कॉस्टली है उसमें हम लोग जा सकते हैं, दैट इज़ माइक्रो नीडलिंग और PRP। और इन ये जो चीज़ें हैं इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं है, चूँकि आपका अपना खून यूज़ हो रहा होता है। और उसके अलावा केमिकल पील्स बहुत अच्छी ऑप्शंस हैं। केमिकल पील्स भी एक जो है वो उसका कोई डाउन टाइम नहीं है, वो वाइटनिंग में भी यूज़ हो रहे हैं, और मिलाज़मा की ट्रीटमेंट वगैरह के लिए एक्नी में भी यूज़ हो रहे हैं, एंटी एजिंग भी उनका इफ़ेक्ट है। और हमारी जो स्किन टाइप है उसमें सुपरफिशियल पील्स का बहुत अच्छा रोल है, वो हम लोग कर सकते हैं। फिर इसके अलावा जो सबसे ज़रूरी है, सन ब्लॉक का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा स्किन केयर रूटीन जो है, जैसे अभी आपने बात की कि हमें साथ में रेटिनोल, हाइलुरोनिक एसिड, विटामिन C और नियासिनामाइड जो हमारी स्किन के लिए बेहतर है, हमें वो इंक्लूड करना चाहिए। उसके साथ हमें मॉइस्चराइज़र का और एक जेंटल सा क्लींजर,
ये भी हमें अपनी स्किन रूटीन में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। और ये तमाम वो चीज़ें हैं जिनके इस्तेमाल से आपकी स्किन मेंटेन रह सकती है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट सच क्रीम्स जिसके अंदर स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल किया जाता है या जिसके अंदर मुज़र इंग्रेडिएंट्स शामिल होते हैं, वो आपकी स्किन को गोरा तो कर देते हैं, रंगत तो गोरी हो जाती है, बट इसके इतने बुरे असरात होते हैं कि आप वक्त से पहले जो है वो आपकी स्किन जो है वो ढलकना शुरू हो जाती है, लूज़ हो जाती है। आप वक्त से पहले जो है वो बड़े और बूढ़े जो हैं वो लगने लग जाते हैं। सो मेरे ख्याल में वक्ती तौर का फ़ायदा उठाने के लिए ये नहीं होता कि आपको फ़ौरी तौर पर इन क्रीम्स का इस्तेमाल शुरू कर देना चाहिए, बल्कि आपको अपनी स्किन रूटीन अच्छी रखनी चाहिए, आपका लाइफस्टाइल अच्छा होना चाहिए, जिसकी वजह से आपकी स्किन हेल्दी रहे, ग्लोई रहे और ऑब्वियसली वाइटनिंग इफेक्ट भी। एंड व्हाई आई बिलीव वन शुड बी कंफर्टेबल इन हिज और हर ओन स्किन। आपकी ग्रूमिंग इतनी अच्छी, आपकी पर्सनालिटी इतनी अच्छी हो, द वे यू कैरी योर सेल्फ वो इतना अच्छा होना चाहिए कि आपके अंदर रंग गोरा ना होने या होने वाला कॉम्प्लेक्स शामिल ही ना हो। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर बीइंग विद अस टुडे।